वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो जीएस के सेक्शन वाइज टेस्ट में आज एक और सेक्शन वाइज टेस्ट में लाया हूँ। आप लोग साइंस के लिए बात कर रहे थे तो साइंस का सेक्शन वाइज टेस्ट आ गया। एक बहुत ही धमाकेदार 50 गजब के क्वेश्चन देखेंगे साइंस के, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए और ट्राई करिए। देखिए अगेन वही करना है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अगर आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई भी कर सकते हैं, बाकी मैं तो इसको समझाऊंगा ही, ठीक है। चले, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चालकों में तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध बढ़ता है। इंग्लिश में कहें तो कंडक्टर जो होते हैं, रेजिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब कंडक्टर मतलब जैसे लोहा, तांबा, मतलब जो आपने देखा होगा बिजली का सुचालक हो, जिसमें करंट आ जाए वो कंडक्टर है, जिसमें करंट ना है वो इंसुलेटर हो जाता है, ठीक है। कुचालक भी कहते हैं हिंदी में। तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट है, सबसे पहली स्टेटमेंट कह रहा है चालकों में तापमान में अगर वृद्धि होगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तो ये बिल्कुल सही है। अर्धचालकों में तापमान की वृद्धि के साथ प्रतिरोध कम होता जाता है। अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर, जैसे बोरॉन, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब। तो ये भी सही है। अर्धचालकों में दोस्तों क्या होता है, कम होता है, और चालकों में बढ़ता है। और कुचालकों में तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध कम हो जाता है। कुचालक मतलब इंसुलेटर। इंसुलेटर में जैसे ही क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो पहले एक चीज़ समझ लो, आप अगर साइंस में पढ़ा होगा आपने 9th-10th में, तो और अच्छे से समझ जाओगे। जैसे रेजिस्टेंस जो होता है या प्रतिरोध बढ़ता है टेम्परेचर के साथ साथ कंडक्टरों में। मतलब आपने ओम्स लॉ सुना है ना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। याद है ना, V क्या था आपका, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या था आपका, करंट, है ना। कि जैसे ही जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। मान लो, चलो एक चीज़ समझाता हूँ, ये ट्रांसफार्मर लगा आपकी गली में और ये आपका प्यारा सा घर है, घर में बिजली आ रही है। कहाँ पे ज़्यादा बिजली आएगी, ट्रांसफार्मर में या घर में? ट्रांसफार्मर में ज़्यादा आएगी। अब इस ट्रांसफार्मर को जोड़ दिया मैंने आपके घर से, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर है और ये आपका घर है। अब ज़्यादा बिजली से कम की ही तरफ तो आती है, घर से ट्रांसफार्मर में थोड़ी जाएगी, ट्रांसफार्मर से घर में आएगी ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, हाई टू लो। कोई भी चीज़ ज़्यादा से कम की तरफ जाती है। मान लो यहाँ 220 वोल्ट है, यहाँ आपके घर 110 वोल्ट आ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 110 वोल्ट का। तो पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा है, कहने का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, करंट भी तो उतना बढ़ेगा ना भाई। अब मान लो ट्रांसफार्मर में आ गया 20,000 वोल्ट, तो मेरे घर में कितना आया, 220 वोल्ट। अब ट्रांसफार्मर को एनर्जी कहाँ से मिली, जहाँ केसा हाउस होगा तो वहाँ और ज़्यादा एनर्जी होगी, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस और ज़्यादा होगा, तो यहाँ करंट ज़्यादा आएगा। अब ट्रेन चलती है ना, ट्रेन ट्रेन में देखो ना, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत है तो करंट ज़्यादा है। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब इसी करंट को रोकने के लिए एक प्रतिरोध लगाते हैं हम रेजिस्टेंस के तौर पे R। और एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो आगे मत बढ़ाइएगा। आपने अपने फ़ोन का चार्जर देखा होगा, ना देखा होगा तो अभी देख लो। उस चार्जर में देखो ऐसे अडॉप्टर होता है और बीच में ऐसे वायर लगी होती है, और यहाँ आप अपने फ़ोन को चार्ज कर देते हो, ठीक है। अब एक काम करना मत, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो फ़ोन बोल जाएगा आपका। अब कभी इस अडॉप्टर को हटा के ये फ़ोन का जो चार्जर है इसको डायरेक्ट लगा दो कभी सॉकेट में, भट्टे से फ़ोन ब्लास्ट हो जाएगा। कारण, क्योंकि इस एडॉप्टर में भैया क्या है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। क्यों रेजिस्टेंस लगा है, क्योंकि भैया आपके फ़ोन को कम चार्ज चाहिए, मतलब कम करंट चाहिए, है ना। और आप जिस सॉकेट में लगा रहे हैं उसमें करंट है 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे ही आप ये प्लग लगाओगे तो ये ज़्यादा करंट को कम में कर देगा आपके फ़ोन में, जितना चाहिए उतने में। क्योंकि अगर आप देखो अपने चार्जर में जो लोहा लगा होता है यहाँ पे, जो फ़ोन आप लगाते हो उसके, वो आप छुओ तो आपको करंट नहीं लगेगा। पर वही अगर आप तार लगा दो कोई और उस तार को छुओ, झंझना जाओगे। तो क्यों, क्योंकि करंट तो उतना ही मिल रहा है ना, पर ये रेजिस्टेंस उस करंट को कम कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा खेल रेजिस्टेंस का है। थोड़ा सा मैंने आपको रेजिस्टेंस समझाने की कोशिश करी है ना, तो रेजिस्टेंस के बारे में याद रखिएगा। चलिए, तो इसके तीनों ऑप्शन सही थे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग लेज़र का नहीं है दोस्तों, ठीक है। लेज़र का काम नहीं है कह रहा है। ऑप्टिकल संचार में या ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में, बार कोड को स्कैन करने में,
होलोग्राफी नाभ की शोध आदि में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लेज़र का उपयोग किस में नहीं होता है? तो देखो यूजेस ऑफ लेज़र की अगर बात करें दोस्तों, ये ऑप्टिकल संचार में भी होता है, स्कैनिंग बारकोड में भी लेज़र का तो यूज़ होगा ही भाई, होलोग्राफी में भी होगा, ठीक है। तो ये नन ऑफ दीज हो जाएगा। बिना लेज़र की कोई चीज़ स्कैन ही नहीं करेगी, कोई चीज़ चलेगी नहीं। ऑप्टिकल फाइबर देखा ना, जैसे कम्युनिकेशन होता है, पानी समुद्र के अंदर भी डाल देते हैं इसको। चले 3, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा गलत है दोस्तों, ठीक है, कौन सा गलत है। तो पहला डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, नहीं, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है दोस्तों मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब घनत्व इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, इनटू आयतन नहीं होता, ये गलत है दोस्तों, पहला वाला गलत है, बचपन से सुन रहा होगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, या एफ इज इक्वल टू एम ए सही है, पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए ये भी सही है, और संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग ये भी सही है दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 4, भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में डैश की गति को नियंत्रित करने में किया जाता है। हैवी वाटर इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ, देखो दोस्तों हैवी वाटर और वाटर दोनों वाटर हैं, वो कहते हैं ना कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। तो ऐसे दोस्तों हैवी वाटर जो है वो ड्यूट्रियम से बना होता है, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है ना। तो जब भी हमें न्यूट्रॉन को नियंत्रित करना होता है तो हैवी वाटर उसमें डाल देते हैं न्यूट्रॉन को, ठीक है, याद रखिएगा। हैवी वाटर यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल मूवमेंट ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 5, डैश ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी, या डैश हैड डिस्कवर्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज किसने की थी? हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। हर्ट्ज किसकी यूनिट है, याद है आपको क्या? फ्रीक्वेंसी की यूनिट याद है ना आपको दोस्तों, हर्ट्ज होती थी ना आवृत्ति की यूनिट्स, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये उन्हीं के नाम पे रखी गई है हर्ट्ज। ये जितनी यूनिट है ना मोस्टली न्यूटन पैस्कल ये सब साइंटिस्ट के नाम पे ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। थोरियम भारत में सबसे अधिक मात्रा में डैश के समुद्री तट की मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। थोरियम इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन द मोनोजाइट सैंड ऑफ द सी कोस्ट ऑफ डैश इन इंडिया। तो ये दोस्तों हमें कहाँ से मिलता है थोरियम? थोरियम भारत में सबसे अधिक मात्रा में केरल के समुद्री तट की मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केरल में दोस्तों पाया जाता है ये। तो इनमें से तो हो जाएगा कोई नहीं, याद रखिएगा कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन एन, हाइड्रोजन बॉम्ब दोस्तों किस पे बेस्ड है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया साइंस में और साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब आता है रहता है ये फ्रीक्वेंटली। तो हाइड्रोजन बॉम्ब दोस्तों किस पे बेस होता है? ये होता है अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन यानी अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, ठीक है। एक चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, न्यूक्लियर बॉम्ब किस पे बेस होता है, मतलब उसमें कौन सी क्रिया होती है, और सूरज में कौन सी क्रिया होती है, जरा ये बताना, ठीक है। सूरज में जो सन होता है ना उसमें कौन सा रिएक्शन होता है? तो ये तो है दोस्तों हाइड्रोजन बॉम्ब अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। तो फ्यूजन का मतलब क्या होता है दोस्तों? जब छोटी छोटी चीज़ें मिलके बड़ा बन जाती है ना, और फिजन का मतलब बड़ी चीज़ छोटे छोटे पार्ट में डिसइंटीग्रेट होती जाती है और एनर्जी रिलीज करती जाती है, ठीक है। चलिए 8 देखते हैं। बैटरी का जीवन चक्र डैश पर निर्भर करता है। द लाइफ साइकिल ऑफ बैटरी डिपेंड्स ऑन, ठीक है, किस पे डिपेंड करती है दोस्तों? तो सिंपल सी चीज़ है, किस पे डिपेंड करेगी? डेथ ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज रेट और उसका तापमान, ठीक है। तो ये बैटरी की जो साइकिल है वो 3 चीज़ों पर ही डिपेंड करती है, तो तीनों ही सही है ये। चलिए 9 देख लेते हैं। The ice cube neutrino observatory is a world largest neutrino telescope observatory constructed at the Amundsen Scott South Pole Station is, ये कहाँ पे है? हिंदी में कहें तो आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला दुनिया की सबसे बड़ी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप वेधशाला है, जिसका निर्माण डैश के अमुंडसेन स्कॉट दक्षिण ध्रुव स्टेशन पर किया गया है दोस्तों। तो ये कहाँ करा गया है? ये कहाँ पे? अंटार्कटिका में है दोस्तों, ये कहाँ है? अंटार्कटिका में, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। डैश इज यूज टू मेक सोलर सेल्स विच इज अवेलेबल इन अबंडेंस इन नेचर। डैश का उपयोग सौर सेल बनाने के लिए किया जाता है जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सौर सेल बनाने में किसका यूज़ किया जाता है? सोलर सेल बनाने के लिए, ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों।
तो दोस्तों सोलर सेल बनाने के लिए जो आपकी यूज़ होती है वो होती है सिलिकॉन। क्या यूज़ होता है दोस्तों? सिलिकॉन का उपयोग सौर सेल बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है, जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है। लेकिन सौर सेल बनाने में उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट ग्रेड के सिलिकॉन की उपलब्धता ये बहुत ही ज़्यादा सीमित मात्रा में है, ठीक है, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में है। तो सिलिकॉन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोलर सेल्स बहुत न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है। पेरिस्कोप के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? पेरिस्कोप में किसका यूज़ करते हैं? तो दोस्तों पेरिस्कोप में यूज़ करा जाता है पहली चीज़ किसका? एक तो हो गया आपका प्रिज्म का और दूसरा दर्पण, ठीक है, यानी प्रिज्म और मिरर। पेरिस्कोप में किसका यूज़ करते हैं? प्रिज्म और मिरर, ठीक है। चलिए इसका रिवीजन करिए, रिवाइज मतलब रिकॉल कर लेते हैं इसको। ड्यू टू डैश द टाइम डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सनसेट एंड वर्चुअल सनसेट इज अबाउट 2 मिनट। डैश के कारण वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतर लगभग 2 मिनट है दोस्तों। ये किसकी वजह से? तो ये दोस्तों एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब इसको 1-2 मिनट लूँगा, इसको समझा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे तारे लगे हुए हैं। तो आपको पता है हमारे अर्थ में वायुमंडल है क्या? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ठीक है, फिर आपका आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। अब हर जगह कहीं पे एयर ज़्यादा है, धूल ज़्यादा है, मतलब डस्ट पार्टिकल, कहीं पे एयर कम है, मतलब डस्ट पार्टिकल्स और ये जो एयर के पार्टिकल्स हैं ये कम है। तो जब ये लाइट आती है, आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा है, मतलब अपवर्तन पढ़ा है कि जब कोई भी चीज़ डेंसर से रेयर मीडियम में आती है तो वो बेंड हो जाती है। एक बचपन वाली कहानी बताता हूँ, पेंसिल देखा होगा ग्लास में डालो, तो जब पानी में डालोगे आप तो देखोगे आप टेढ़ी दिखेगी। तो ऐसे ही जब बाहर से एटमॉस्फेयर में आती ना तो ये जिग जैग ऐसे ऐसे होने लगती, क्योंकि इनका मीडियम बदल रहा है। हर जगह मीडियम एक जैसा नहीं है, इसलिए, है ना। तो उसी कारण दोस्तों हमें सन भी 2 मिनट दूर दिखता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तारे भी उसी वजह से टिमटिमाते नजर आते हैं। सूर्य दोपहर में हमको पीला दिखता है, उगता है जाता है तो लाल दिखता है, ये सब यही कारण है। चलिए 13 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सबसे अधिक विक्षेपित होता है जब प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है दोस्तों, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज डिविएटेड द मोस्ट व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म दोस्तों? तो एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों, वॉयलेट कलर इज डिविएटेड द मोस्ट एंड रेड कलर इज डिविएटेड द लीस्ट, ठीक है। वॉयलेट जो होता है दोस्तों, बैंगनी, ये जो होता है वॉयलेट, ये सबसे ज़्यादा डिविएट होता है। आपने वो पढ़ा होगा ना प्रिज्म में, ऐसे करके विब्योर पढ़ा है ना, विब्योर, VIBGYOR। तो रेड कलर सबसे कम होता है और वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। प्रकृति में निम्नलिखित में से कौन सी घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इन नेचर अकर ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? जी हाँ बिल्कुल, बताइए। तो दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या ब्लू कलर ऑफ स्काई, तो ये तो हमें स्कैटरिंग की वजह से दिखता है। किसकी वजह से दिखता है दोस्तों? ये हमें स्कैटरिंग की वजह से दिखता है। दूसरी चीज़, गहरे समुद्र के जल का नीला रंग, ये भी हमें स्कैटरिंग की वजह से दिखता है। अपियरिंग रेड ऑफ द सन एंड सन, नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कोई नहीं है। जैसे आपने वो देखा होगा ना, हीरे का चमकना, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। याद रखिएगा इसको। चलिए स्कैटरिंग को तो जानते हो ना दोस्तों, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन बोलते हैं, प्रकीर्णन। चलो 15 देख लेते हैं दोस्तों, 15 क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये दोस्तों करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इलेक्ट्रिक सेल। कौन करता है? इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है, याद रखिएगा इसको, इलेक्ट्रिक सेल करता है। अब चलो ये तो बात हुई इलेक्ट्रिक सेल की। इलेक्ट्रिक मोटर अगर पूछ ले क्या करता है दोस्तों, तो इलेक्ट्रिक मोटर दोस्तों क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये किस में करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। और बिजली का पंखा दोस्तों, तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये भी है ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। टरबाइन क्या करता है दोस्तों? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं ना, तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 16 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसने लेजर की खोज की है? हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिस्कवर्ड लेजर? तो दोस्तों लेजर की
खोज करी है किसने? थियोडर एच मैमैन ने। थियोडर एच मैमैन, नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है। थियोडर एच मैमैन ने लेजर की खोज करी है। 17 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिकी के नियमों पर आधार पर कार्य करता है, माफ कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिकल एंड लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, अर्धचालक भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिकी के नियमों पर जो काम करता है वो है कंप्यूटर। कौन करता है दोस्तों? कंप्यूटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है? ठीक है, इंग्लिश में कहें तो विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। ठीक है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इसमें से ऑक्सीडाइजिंग सब्जेक्ट कौन सा है? फ्लोरीन है। कौन है दोस्तों? फ्लोरीन है दोस्तों। ठीक है, डायरेक्ट है, एलिमेंट है, याद ज़रूर रखिएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। अब आपसे अगर पूछ लेता दोस्तों कि ये बताइए ऑक्सीडेशन होता क्या है, तो ऑक्सीडेशन याद है ना, हाइड्रोजन को रिमूव कर दे और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर याद हो 10th में, नहीं भी याद होगा तो भी कोई बात नहीं, अब ये याद रखो, फ्लोरीन। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव। तो दोस्तों मैंने इसमें आपको साइंस की जब टेस्ट अभी फुल लेंथ करा रहा था तो एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, अगर याद हो आपको। ठीक है, तो इसमें जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हो जाएगा दोस्तों, ये होएगा आपका सीजियम। क्या हो जाएगा? सीजियम दोस्तों जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। कौन है? मोस्ट रिएक्टिव। क्योंकि गोल्ड जो है वो मोस्ट मैलिएबल मेटल है। गोल्ड क्या है? मोस्ट मैलिएबल, या आप हिंदी में बोले तो सबसे अधिक आघात वर्धनीय। सबसे अधिक आघात वर्धनीय। कहते हैं 10 ग्राम गोल्ड को आप गोल्ड को 1 किलोमीटर तार में कन्वर्ट कर सकते हो, इतना पतला हो जाएगा वो, है ना, याद रखिएगा उसको। तो सीजियम आपका मोस्ट रिएक्टिव है। सीजियम क्या है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 20 देख लेते हैं। वायुयान के लिए संचार उपकरण बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू मेक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट फॉर एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो किस चीज़ का यूज़ करते हैं दोस्तों? तो ये हम करते हैं फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का। किसका? फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। और नाइक्रोम दोस्तों आपको पता है ना, ये इलेक्ट्रिक हीटिंग जो आप यूज़ करते हो ना घर में, पानी गर्म करने की मशीन देखी है ना, वो जो विद्युत तापन में यूज़ होती है, उसका नाइक्रोम में यूज़ करते हैं। तो आप अभी इसको ये याद रखो, एयरक्राफ्ट वगैरह में फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 21 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा लवण औद्योगिक सफाई अभिकर्ता के रूप में प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल क्लीनिंग एजेंट। तो दोस्तों इंडस्ट्रियल क्लीनिंग एजेंट के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा पीएच के अनुसार निम्नलिखित विकल्पों में से वह पदार्थ चुने जो प्रकृति में सबसे कम अम्लीय हो, मतलब एसिडिक सबसे कम हो। तो बहुत आसान है दोस्तों, 7 जो न्यूट्रल होता है, 7 से जितना कम होता जाएगा उतना एसिडिक। मान लो 1 है तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, और 6 है तो कम एसिडिक है। ऐसे ही बेसिक में 14 है तो बहुत ज़्यादा बेसिक है, और 14 से कम है तो कम बेसिक है ना। तो ऐसे आपको पता होगा टमाटर खट्टा होता है, सोडा खट्टा होता है, गैस्ट्रिक जूस खट्टा होता है, तो इनके पीएच तो बहुत कम होंगे। ब्लैक कॉफ़ी का पीएच जो होगा वो क्या होगा? कम होगा, मतलब जो होगा लीस्ट एसिडिक होगा। कहने का मतलब है ब्लैक कॉफ़ी का पीएच 5 से 6 के आसपास होगा, बाकी इन सब का 1, 2, 3 के आसपास होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 23 देखते हैं। द एक्वस सोल्यूशन ऑफ अल्कलाइन सेल टर्न रेड लिटमस टू। क्षारीय लवण का जली विलयन लाल लिटमस। ये दोस्तों एनसीईआरटी में जो हम लोग स्कूल में थे, मज़ा आती थी इसको पढ़ने में, बहुत मार खाते थे बच्चे, बार बार भूल जाते थे। देखो एक चीज़ मैं इसमें ट्रिक बता रहा हूँ आपको। जब भी आपको एसिड पहचानना हो तो वो ब्लू से लाल करता, मतलब एक चीज़ समझो, आपने एसिड का नाम सुना है, एसिड अटैक सुने होंगे, ट्रिक बता रहा हूँ कभी नहीं भूलोगे। एसिड खतरनाक होता है ना, और रेड खतरनाक का सिंबल होता है। तो एसिड का काम क्या होता है? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। एसिड किसको कर देता था? ब्लू को रेड में, क्योंकि रेड खतरनाक होता है और एसिड भी खतरनाक है। तो अब भूलोगे नहीं, एसिड खतरनाक है इसलिए ब्लू को रेड में कर देता है। और बेस में उल्टा कर दो, बेस में मतलब क्षारीय लवण क्या कर देगा? लाल को वापस से ब्लू दिखा देगा, मतलब नीला दिखा देगा, लाल को नीला दिखा देगा। ठीक है, तो आसान है, याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर देख लेते हैं।
पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें नहीं किया जाता है दोस्तों, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग। तो दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गन पाउडर, पहला गन पाउडर के निर्माण में, संवेदनशील दांतों के लिए टूथपेस्ट के निर्माण में, बिल्कुल दोस्तों, रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में ये भी किया जाता है, टूथपेस्ट में झाग अभिकर्ता के रूप में ये दोस्तों नहीं करा जाता है पोटेशियम नाइट्रेट। टूथपेस्ट में जो झाग अभिकर्ता के रूप में प्रयोग करते हैं दोस्तों, ये हम लोग किसको करेंगे, ये हम लोग करते हैं दोस्तों दंत मंजन में सोडियम कार्बोनेट का। किसका करते हैं दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट, सुना होगा आपने, है ना, तो सोडियम कार्बोनेट का करते हैं Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन 25 देखते हैं। तो दोस्तों कह रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो दोस्तों पहली चीज़ तो समझो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये एक बेस होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा, मैग्नीशियम हाइड्रो, MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। जब हमारे पेट में बहुत सारी जलन होने लगती ना, समोसे फिंगर ये सब खा के एसिडिटी बनने लगती, तो हम इनो वगैरह और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीते हैं, जिससे पेट हमारा न्यूट्रल हो जाता है। कैसे न्यूट्रल होता है, एसिड प्लस बेस क्या देता है हमें, सॉल्ट प्लस वाटर, है ना, मतलब जब हम अम्ल लेते हैं प्लस क्षार तो वो क्या बना देता है, एकदम लवण बना देता है, मतलब एकदम न्यूट्रलाइज कर देता है उसको। तो इन ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर यूज़ होता है ये, ठीक है, अ फायर रिटार्डेंट और एज एन एंटासिड, अपशिष्ट जल के उपचार में, अग्निरोधक के रूप में और प्रति अम्ल के रूप में, तीनों ही दोस्तों सही है ये। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नाम भी याद रखना है, क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये तीनों ही के लिए यूज भी होता है दोस्तों, ठीक है, कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कह रहा है विद्युत केबलों में ताप रोधक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन इंसुलेटर इन इलेक्ट्रिक केबल्स। तो देखा होगा ना आपने, ये केबल्स होती हैं जो देखा होगा, उसके ऊपर ऐसे इंसुलेटर मतलब प्लास्टिक की लेयरिंग होती है ताकि हमें करंट ना लगे, है ना, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। किस में यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं एज अ इंसुलेटर, की ज़्यादा हीटिंग ना हो, है ना, करंट ना लगे, हम लोग उसको छू सके, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है दोस्तों, ठीक है। अब अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूछता किस लिए यूज़ होता है, तो ये दोस्तों आपने ब्लीचिंग पाउडर सुना होगा, है ना, विरंजक चूर्ण हिंदी में बोलते हैं, ये विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड पूछ लेता आपसे, तो ये दोस्तों डिटर्जेंट या अपमार्जक बनाने के काम आता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों ये क्षारीय बैटरियों में विद्युत अपघट्ट के रूप में काम आता है ना, एल्कलाइन बैटरीज में इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 27 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प एकदम सही है, ठीक है। एसिटिक अम्ल खाद्य पदार्थों के परीक्षण में काम आता है, एसिटिक एसिड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स। सिट्रिक अम्ल चमकदार नमक बनाने में या फॉर मेकिंग एफ्रिवेशन सॉल्ट। बोरिक अम्ल कैरम बोर्ड पर ड्राई लुब्रिकेंट के निर्माण में। तो दोस्तों ये तीनों ही सही है, ये तीनों ही बिल्कुल सही है और इम्पॉर्टेंट भी हैं। 28 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है। ये किसका नियम है भैया, इंग्लिश में कहें तो अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अमाउंट ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। तो दोस्तों आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा होगा, है ना, चार्ल्स का नियम यही कहता था कि गैसों में जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे तो उसका आयतन बढ़ता जाएगा, उसका आयतन बढ़ता जाएगा, है ना। तो आपने देखा होगा ठंडियों में बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्चुअल एयर जो होती है बहुत डेंस होती है, क्यों, टेम्परेचर कम होता है तो आपका बड़ा भारी भारी लगता है, और गर्मियों में बड़ा साफ साफ मौसम लगेगा क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वॉल्यूम वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये चार्ल्स का लॉ है। चलिए 29 देख लेते हैं। ग्राहम के विसरण नियम के अनुसार समान ताप एवं डैश पर गैसों के विसरण की दर उन गैसों के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इंग्लिश में कहें तो अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड डैश आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ दोज गैसेस। तो ये दोस्तों कौन सा नियम कहता है, ये दोस्तों कहता है प्रेशर। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है और हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ओनली रिएक्ट विद एसिड टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए दोस्तों, एक तो आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, टिन, एक होता है लेड और एक होता है निकल। ठीक है, सिर्फ ये जितने 6 धातुएं हैं, मेटल हैं, ये हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है और हाइड्रोक्साइड का निर्माण बस ये 6 धातुएं करती हैं। तो इनको याद रखना है आपको। ठीक है, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, टिन, लेड और निकल। ठीक है, तो इसमें तो सारे ही हो जाएंगे, याद रखिएगा 6 धातुएं ये। 31 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट। ठीक है, कौन सा यूज करते हैं दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों हम यूज करते हैं सिल्वर नाइट्रेट। क्या यूज करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट यूज करा जाता है। ठीक है, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 के देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग नीला कशिश का नहीं है। तो पहले तो नीला कशिश या ब्लू विट्रॉल को बोलते क्या है, तो कॉपर सल्फेट आपको पता होगा, CuSO4, या हिंदी में इसको क्यूप्रिक सल्फेट भी बोला जाता है, हिंदी के इंग्लिश में कॉपर सल्फेट या क्यूप्रिक सल्फेट, या नीला थोथा। अब इसका जो काम होता है, कवकनाशी के रूप में भी काम आता है, कीटाणुनाशी के रूप में भी काम आता है और विद्युत लेपन में भी काम आता है। इसका ये तीनों ही काम है। पूछ रहा था कौन सा काम नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही में काम करता है। 33 नंबर देख लेते हैं, मिश्र धातु क्रोम वेनेडियम स्टील के निर्माण में निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग नहीं किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट यूज्ड इन मेकिंग ऑफ एन एलॉय कॉल्ड क्रोम वेनेडियम स्टील। ठीक है, तो क्रोम वेनेडियम स्टील में किसका उपयोग नहीं किया जाता है, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले तो समझ लो दोस्तों, क्रोम वेनेडियम में यूज़ क्या करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं इसमें आयरन। क्या यूज़ करते हैं, आयरन यूज़ करते हैं, नंबर 1। दूसरी चीज़ हम क्या यूज़ करते हैं, क्रोमियम यूज़ करते हैं, क्रोमियम हो गया। तीसरी चीज़ हम क्या यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम यूज़ करते हैं, मैग्नीज यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज यूज़ करते हैं, और कार्बन भी यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो आयरन कहने का मतलब है, एक सेकेंड, आयरन यूज़ करते हैं, क्रोमियम भी यूज़ करते हैं, मैंगनीज यूज़ करते हैं और कार्बन करते हैं। कॉपर नहीं यूज़ होता है दोस्तों, कॉपर जो है ये यूज़ नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए, पिच ब्लेंड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है दोस्तों, पिच ब्लेंड ये किसका अयस्क है, तो दोस्तों पिच ब्लेंड जो है ये यूरेनियम का अयस्क है। किसका है, यूरेनियम का अयस्क है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। चलिए, डैश हाइड्रोजन का एकमात्र ऐसा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। डैश इज द ओनली आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इन विच न्यूट्रॉन इज नॉट फाउंड। ये दोस्तों क्या है, तो ये है प्रोटियम। प्रोटियम हाइड्रोजन का ऐसा आइसोटोप है जिसमें क्या नहीं पाया जाता है, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम पढ़ा होगा आपने। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु की वजह से नहीं होता है। ठीक है, कौन सा रोग विषाणु की वजह से या वायरस की वजह से नहीं होता है, तो खसरा या मेसल्स, चिकन पॉक्स, फ्लू या कॉलरा। तो दोस्तों विषाणु की वजह से नहीं होता है कॉलरा। कॉलरा किसकी वजह से होता है दोस्तों, अगर पूछ ले तो ये होता है बैक्टीरिया की वजह से। किसकी वजह से, बैक्टीरिया, हिंदी में कहें तो जीवाणु। ठीक है, जो आपका कॉलरा है ये जीवाणु की वजह से होता है, बाकी ये सब वायरस की वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉलरा हो जाएगा। 37 देख लेते हैं, 37 कह रहा है निम्नलिखित में से किस रोग के संचरण का तरीका वायु और जल दोनों होते हैं। द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज बोथ एयर एंड वाटर। ठीक है, तो कौन सा है दोस्तों ये, तो दोस्तों देखिए एयर एंड वाटर इन दोनों की वजह से हो जाता है आपका कौन सा रोग, ये हो जाएगा आपका पोलियो जो है दोस्तों, ये वायु और जल दोनों से हो जाता है पोलियो। कौन सा, पोलियो दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि टाइफॉइड आपको पता होगा अगर खराब पानी पीने से हो जाता है, अतिसार भी ये खराब पानी पीने से होता है, हेपेटाइटिस भी खराब पानी पीने से हो जाएगा। चलिए, अरुचि तंत्रिकांश डैश से संबंधित रोग है, या एनोरेक्सिया नर्वोसा इज अ डिसीज रिलेटेड टू। इस डिसीज से दोस्तों कौन सा है, तो ये मस्तिष्क का रोग है। किसका रोग है, मस्तिष्क का रोग है दोस्तों ये। ठीक है, चलिए 39 देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है दोस्तों। विटामिन B1 बेरी बेरी, विटामिन B3 पेलेग्रा, विटामिन B5 पेरिस्टेशिया और विटामिन B9 अस्थि मृदुता। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं मैच कर रहा है, ये बताना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए विटामिन B9 से अस्थि मृदुता नहीं होता है। विटामिन B9 से कौन सा रोग होता है दोस्तों, अस्थि मृदुता तो नहीं होता है, विटामिन D से अस्थि मृदुता होता है। अस्थि मृदुता किससे होता है, विटामिन
डी से होता है दोस्तों। किससे होता है? विटामिन डी से, ठीक है। हड्डियों की कमजोरी जो हो जाती है, कहते हैं ना बच्चों को धूप दिखा दो, तो इसीलिए बोलते हैं उसको। चलो, एक व्यक्ति जो डैश से पीड़ित है नेत्रदान कर सकता है। अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम डैश कैन डोनेट आइज, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा इसका? तो दोस्तों अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज कैन डोनेट हिज आइज, है ना। उससे कोई मतलब नहीं। हेपेटाइटिस, रेबीज और अगर तीव्र ल्यूकेमिया ये है तो ये अपनी आंखें दान नहीं कर सकते हैं। डायबिटीज से आंखों का कोई मतलब नहीं होता है, तो ये कर सकते हैं, ठीक है। बीपी भी हो तो भी कर सकते हो आप। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 41 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने राइबोसोम की खोज की है? हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिस्कवर्ड राइबोसोम? तो राइबोसोम की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो है जॉर्जी पलाडे। जॉर्जी पलाडे, ठीक है, नाम याद रखिएगा, जॉर्जी पलाडे, राइबोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये बताना है, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विटामिन B12 इसका कोबलामाइन नाम है इसका। विटामिन B9 फॉलिक एसिड, विटामिन B6 बायोटिन, विटामिन B3 नियासिन, ठीक है। इनमें से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है दोस्तों? तो चलिए बताता हूँ इसको। तो विटामिन B12 कोबलामाइन बिल्कुल सही है ये। विटामिन B9 फॉलिक एसिड ये भी बिल्कुल सही है। विटामिन B6 बायोटिन ये गलत है, क्योंकि विटामिन B6 नहीं होता, बायोटिन B7 होता है। विटामिन B7 को बायोटिन कहा जाता है। और विटामिन B3 नियासिन ये भी सही है, ठीक। तो कहने का मतलब है B6 नहीं या B7 होना चाहिए था। चल आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकी यूकैरियोटिक जीव होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक या पादप, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो कवक है आपका, ये बहुकोशिकी यूकैरियोटिक जीव होते हैं। कौन? बहुकोशिकी यूकैरियोटिक होता है आपका फवक या फंजाई, ठीक है। क्योंकि मोनेरा ये आपका एक कोशिकी होता है, ठीक है। प्रोटेस्टा ये भी एक कोशिकी होता है, ठीक है। चलिए, तो फंजाई हो जाएगा। चलिए, BCG वैक्सीन इज गिवन फ्रॉम प्रोटेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज? BCG का टीका निम्नलिखित में से किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है दोस्तों? टिटनेस, तपेदिक, डिप्थीरिया या काली खांसी? किसके लिए देते हैं दोस्तों? तो ये देते हैं BCG के वैक्सीन, बहुत फेमस है। ट्यूबरिकोलोसिस जो टीबी का मरीज होता है या तपेदिक का, है ना, तो उसके लिए ये दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। इसको याद रखिएगा, क्योंकि टिटनेस में अगर पूछ लेता, चलो ये तो हो गया ऑप्शन बी। टिटनेस में DPT का इंजेक्शन देते हैं। कौन सा इंजेक्शन देते हैं? DPT का, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस में BCG हो गया, और डिप्थेरिया में भी दोस्तों DPT ही दिया जाता है। डिप्थेरिया में भी DPT, और ये कुत्ते वाली खांसी जिसको आती है ना, काली खांसी, इसमें भी DPT दिया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, DPT और BCG। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है ये बताना, ठीक है। सबसे पहले, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा, क्या ये लेमना होता है? सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म, या इंग्लिश बोले तो लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट, नहीं। तो ये यूकेलिप्टस सुना होगा आपने, बड़े बड़े पेड़ होते हैं यूकेलिप्टस, है ना, गांव में बहुत लगते हैं यूकेलिप्टस, बहुत लंबे लंबे होते हैं, कोई फल नहीं देते हैं, यूकेलिप्टस है। प्रोरहित पादप राइजोफोरा, ये सही है। प्रोरहित पादप या शूटलेस प्लांट, ये राइजोफोरा होता है, ये बिल्कुल सही है। पहला गलत, ठीक है, दूसरा सही। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा, तो सबसे छोटा दोस्तों ब्रायोफाइटा जो होता है, ये आपका कौन सा होता है? सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जुआप्सिस होता है। कौन होता है? जुआप्सिस होता है। और आपका सबसे बड़ा पादप अंडा दोस्तों, ये होता है साइकस पौधा। ये कौन सा होता है? साइकस पौधा, सुना होगा आपने, साइकस पौधा, ये वो होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये गलत है, यूकेलिप्टस होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47। लैक्राइमल ग्रंथियां डैश में पाई जाने वाली ग्रंथियां होती हैं दोस्तों। तो दोस्तों लैक्राइमल ग्लैंड जो होती है ये हमें आंखों में पाई जाती हैं। हमारी कहाँ पाई जाती हैं? आंखों में पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 47 देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों। कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है। मैरीकल्चर, ये सहतूत की खेती में होती है यहाँ पे क्या? तो ये मैरीकल्चर बोलते हैं या मोरीकल्चर, ये बिल्कुल सही है, सहतूत की खेती। पोमोलॉजी बहुत फेमस है, फलों की कृषि, ये भी बिल्कुल सही है। ऑलरी कल्चर, जैतून की कृषि, तो दोस्तों जैतून की कृषि नहीं, ऑलरी कल्चर को बोलते हैं सब्जियों की खेती। किसकी? सब्जियों की खेती। सब्जियों की खेती को बोलते हैं ऑलरी कल्चर, है ना। क्या बोलते हैं? ऑलरी कल्चर, सब्जियों की खेती को, ठीक है। बाकी हेलीकल्चर, घेंगे की खेती, ये भी सही है, ठीक है। तो कौन सा गलत हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ा अंग त्वचा होती है। सबसे बड़ा अंग त्वचा होती है। लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन,
बिल्कुल सही है दोस्तों। सबसे व्यस्त अंग यकृत होता है। बिजीएस्ट ऑर्गन यकृत होता है नहीं, सबसे बिजीएस्ट ऑर्गन हार्ट होता है ना। दो दिन भर देखते हो कहीं यहाँ से खून आ रहा है, यहाँ से खून जा रहा है, यहाँ से पंप करना है, यहाँ से उसको एब्जॉर्ब करना है। सबसे बिजीएस्ट ऑर्गन कहा जाता है हार्ट होता है। क्या होता है? हार्ट होता है। सबसे बड़ी बोन फीमर होती है और सबसे छोटी स्टेपिस। ये सही है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 49 देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, निम्न में से गलत विकल्प का चयन करें। मार्मिकोलॉजी पादप जीवाश्मों का अध्ययन नहीं, पहला ही गलत है। मार्मिकोलॉजी मतलब होता है दोस्तों चींटियों का अध्ययन। किसका? चींटियों का अध्ययन को बोलते हैं मार्मियोलॉजी। चींटियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मार्मिकोलॉजी। मार्मिकोलॉजी किसका होता है? स्टडी ऑफ आंट। स्टडी ऑफ आंट, ठीक है। बाकी वीरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरस, बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, और इंथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मार्मिकोलॉजी चींटियों का अध्ययन, वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन, बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन, और आर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, ठीक है, जो रोबोट 2 में करता है अक्षय कुमार शायद। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, ये बताना है दोस्तों। खाने योग्य भाग और पौधा, ठीक है, एडिबल प्लांट और उसका एडिबल पार्ट और प्लांट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, ये बताना है, ठीक है। चलिए तो तना दोस्तों, तना आप खाते हो क्या? पालक का तना खाते हो क्या? क्या पालक का तना खाते हो? नहीं, गलत। हम लोग जो है तना किसका खाते हैं? गन्ना है, प्याज है, आलू है, ये सब हम लोग स्टेम जो खाते हैं ना, किसकी किसकी खाते हैं दोस्तों? गन्ना, ठीक है, आपका प्याज, आलू, स्टेम हम लोग इसकी खाते हैं। तो एक तो यही गलत हो गया। पत्तियां दोस्तों, क्या आलू की पत्तियां खाते हैं? नहीं, पत्तियां हम लोग किसकी खाते हैं? पालक की, सरसों की, मेथी की, ये सब पत्तियां खाते हैं। जड़ हम लोग किसकी खाते हैं दोस्तों? गाजर, चुकंदर, मूली, शकरकंद। तो ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, जड़ खाते हैं ना भाई, जो गाजर, मूली, चुकंदर, ये सब जड़ी तो होती है, ठीक है। फूल दोस्तों हम लोग पत्ता गोभी, फूल गोभी नाम सुना होगा, तो ये गलत है। पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये सब वो होता है, ठीक है। तो सिर्फ इसका सी सही था। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन हो गए, आपके कितने सही हो गए जरा ये देखिएगा। क्या साइंस के और टेस्ट करने हैं क्या? ठीक है, अभी आज एक फुल लेंथ भी शाम को मिल जाएगा, रात 9 से 9:30 के बीच में आपको एक फुल लेंथ टेस्ट आज मिलेगा, ठीक है। इसको अच्छे से देखिए, 2 बार देखेंगे तभी समझ में आएगा। चलिए नमस्कार।